Okay. Okay, so first of all, good morning everyone. Okay, so my name is Astha Chatwal and I have done my graduation and post-graduation both from Delhi University itself. After that, I am pursuing PhD in finance only and yeah, come in. You are from the third semester? So class is downstairs. Okay. So apart from that, I have 3 years of experience in teaching. So for this semester, I am going to teach you the subject corporate restructuring. Okay, this is also a finance subject. So here we have 4 units basically. First unit is about what is corporate restructuring, all about types of it, what are the benefits we get out of such like restructures. It is all about that only. Then we have the second unit. It is mostly about the mergers and acquisitions. I hope all of you know basic meaning about the mergers when two companies come together. So this is basically merger. Like different scenarios हैं कि वो कैसे merge हो रही है, कैसे एक साथ आ रही है, उसके according we give them different names. So that is all about that. Then in the third chapter we have the practical amount. Practical questions है उसमें. Like उसमें क्या है हमारा evaluation basically कि अगर हम कह रहे हैं कि हम कंपनी मर्ज कर रहे हैं, हम कंपनी सेल ऑफ कर रहे हैं, तो at what value we are like seeing our assets, हम कितनी वैल्यू पे कितना प्रपोर्शन बेच रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कैसे मर्ज कर रहे हैं, उसके लिए भी यार क्या वैल्यूज़ गिव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे. दैट इज़ इन यूनिट 3. एंड यूनिट 4 इज़ अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क कि एक्चुअली में हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लीगली कैसे हम मर्जर कर सकते हैं, क्या लाइक सारी कंपनीज आपस में मर्ज हो सकती हैं, क्या सारी कंपनीज एक दूसरे को एक्वायर कर सकती हैं, और इज देयर एनी कंडीशंस, व्हाट इज़ लीगली राइट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन. It is we are going to study in the like unit 4. Basically we have a consumer act कि जहाँ पे for like customers एक कंपनी जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ से ज़्यादा का होता है, दे कैन नॉट 200 करोड़ से ज़्यादा का होता है, दे कैन नॉट मर्ज टुगेदर.
द रीज़न इज़ लाइक कि अगर मैं अभी बात करती हूँ मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट कनेक्शन या सिम्स के पर्सन से, तो सिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल कौन सी है जो 2 कंपनी सबसे ज़्यादा इन है? वोडाफोन इज़ नाउ आउट ऑफ डेट. Airtel and Jio is like vast companies nowadays in the internet providers or this particular thing. तो अगर वो दोनों कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा नेटवर्क्स ही हमारे पास एयरटेल के हैं या जियो के हैं. वोडा बहुत ही रेयर, अगर हम क्लास में भी बैठे हैं तो आई गेस मुश्किल से कोई एक बच्चा होगा जिसके पास यहाँ पे अभी वोडा का कनेक्शन होगा. एंड आई गेस यू आर दी वन, है ना? हाँ हाँ, मर्जर के हिसाब से ओके, बट स्टिल कि अभी वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लीडिंग कंपनीज हैं. अगर वो दोनों मर्ज हो जाती हैं आपस में तो क्या है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्राइस सेट कर सकती हैं, बिकॉज देन देयर विल बी नो कंपटीशन लेफ्ट. सो एज़ पर द कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए, एक फेयर कंपटीशन के लिए उन्होंने एक लिमिट लगाई है कि अगर एक कंपनी का टर्नओवर इससे ज़्यादा का है तो दे कैन नॉट मर्ज. सो दिस इज़ अ लीगल फ्रेमवर्क. सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन यूनिट 4. So let's start with the unit 1, the basic corporate restructuring. Any idea what is corporate restructuring? ठीक है, इज इट नेसेसरी कि काम सेम हो? करेक्ट, ठीक है. अभी आपने सुना है जैसे कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, व्हेन एनी 2 कंपनीज कम टुगेदर, 2 और मोर कंपनीज, ज़रूरी नहीं है कि दो या 2 से ज़्यादा कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, जिस तरीके से वो बिज़नेस करती थी वो बिज़नेस का वे आउट बदल रही हैं इन दी आउटसाइड एरिया, नॉट देयर इनसाइड पॉलिसीज़. व्हेन दे आर like altering their outside policies, their external policies with the point of view to restructure the business, to restructure the way they were doing the business, to restructure the like debt, equity, वो कुछ भी ऐसे अपनी कंपनी में चेंज लेके आ रही हैं, तो दैट इज़ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. एज पर द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की, सो इट इज़ लाइक it refers to a which semester? Okay, come. So it refers to a business entity major modification of its capital structure or the activity. So here the major modification is of the capital structure, and basically we can say it takes place when any company facing any serious issues like financial instability है. क्या है, financially they are unstable, like उनके पास finances नहीं है, they are like having a lot of losses in the like long term, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा losses हो रहे हैं उनके, like कोई भी financial instability है, that is like taking place irregularly out of the operations, कि जो regular operations है उसका part नहीं है, this is something irregular operations, कि कोई भी ऐसा रीज़न था फॉर दैट दे आर नाउ चेंजिंग द वे दे आर डूइंग द बिजनेस, बट दैट इज़ इरेगुलर, कि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, एंड दैट इज़ समथिंग आउटसाइड ऑफ द एनवायरमेंट. लाइक कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स वाई कंपनीज सिलेक्ट टू रीस्ट्रक्चर? रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, और एनी अदर आइडिया? उसकी डिमांड नहीं है, तो ओके, डिमांड नहीं है तो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो सकते हैं, मे बी कोई सिमिलर बिजनेस में, कि वो थर्ड कंपनी जो है उसी को रिफाइन करके न्यू प्रोडक्ट बना के सेल कर रही है, कि उसकी डिमांड है. सो हो सकता है. और क्या रीजंस हो सकते हैं, लाइक जिसमें जैसे इन्होंने बोला डिमांड, तो इसी में हम आ सकते हैं टेक्नोलॉजी, इसी से रिलेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि कोई न्यू कंपनी है या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, बट एज अ लाइक ओल्ड कंपनी मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं उस प्रोडक्ट को चला नहीं पा रही थी, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रही थी, मुझे कॉन्टीन्यूसली लॉसेज हो रहे थे, तो मैंने कोई ऐसी नई कंपनी के साथ मर्ज हुई, अमेलगमेट किया, बिजनेस सेटअप किया, जिससे क्या होगा, नाउ आई एम बेसिकली एबल टू कम इन अ सिचुएशन जहाँ पे मैं लॉसेस को अपने क्या कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, एक स्टेबल पोजीशन में आ सकती हूँ.
ओके, सो हेयर आर दी रीजंस, और रीजंस पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक होती है ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी, वन इज इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी. Like what is the main reason why companies are operate? First one is profit. प्रॉफिट से पहले भी हमारा एक सर्वाइवल पार्ट आ जाता है कि स्टार्टिंग में कंपनीज को चाहिए सर्वाइवल, कि एटलीस्ट वो सर्वाइव हो पाए. एंड द मेजर रीज़न फॉर देयर ओपनिंग अ कंपनी इज प्रॉफिट, कि प्रॉफिट नहीं है तो वो नहीं सस्टेन करेंगे. आफ्टर प्रॉफिट व्हाट यू वांट? ग्रोथ. सो फॉर द ग्रोथ वी हैव दीज टू स्ट्रैटेजीज. For the growth part, we have two strategies. First one is organic strategy, where we are taking the steps जिसमें हम grow कर सकें. Here we are taking the steps जिसमें हम क्या कर सकें? Grow कर सकें. But हमारी growth कैसे होनी चाहिए? In organic way, it means कि inside the regulations of a company. कि मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ वो क्या है, मेरी कंपनी के inside environment में changes आ रहे हैं. चेंजेस क्या है? मेरी इनसाइड ही है कंपनी के. मेरी में भी कंपनी की पॉलिसीज़ बदल रही हैं, मैंने एम्प्लॉयज़ बदल दिए, मैंने कोई नया टास्क शुरू कर दिया, मैं जो न्यू प्रोडक्ट्स बनाती थी, मैंने मतलब प्रोडक्ट्स बनाती थी, मैंने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए. यहाँ पे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं अपनी कंपनी में ही कर रही हूँ. मैंने प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर दी न्यू. लाइक पहले मैं सिर्फ इरेजर्स बनाती थी, नाउ आई हैव मूव टू दी पेंसिल्स ऑल्सो, नाउ आई हैव मूव टू दी पेन्स ऑल्सो. मैंने अपना कोई लाइक साथ में स्टेप का कोई और प्रोसेस का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया. लेकिन यहाँ पे ओनर मैं ही थी, मैं ही रह रही हूँ. मैंने कुछ भी आउटसाइड जाके नहीं बदला. जो भी बदला है मैंने अपनी कंपनी का वे ऑफ वर्किंग, लाइक जो वर्क आई वाज डूइंग, मैंने वो वर्क बदला, या तो डूइंग द वे वर्क उसको बदला है, या अपने एम्प्लॉयज़ को बदला है. कुछ भी जो भी चेंज किया दैट इज विद इन द इनसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट. इनऑर्गेनिक में क्या है? व्हेन आई एम मूविंग आउटसाइड, व्हेन आई एम टेकिंग द चेंजेस फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट. अर्लियर जो मेरा बिजनेस था वो मैंने अंदर ही चेंज किया, मैंने प्रोडक्ट लाइन बदली थी. अब मैंने क्या किया, जो मैंने 7 प्रोडक्ट बना रही थी दूसरी कंपनी सेम प्रोडक्ट लाइन, मैंने उसके साथ जाके मर्ज कर लिया. या मैंने जो मेरा प्रोसेस है, मेरे प्रोडक्ट बनाने का जो भी सेकंड प्रोसेस वाली कंपनी थी, मैंने उसके साथ मर्ज कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया कि सारा काम एक ही जगह पे हो जाएगा, 2 अलग कंपनीज नहीं होंगी. मे बी मैं प्रोडक्ट्स बनाती थी, कोई आगे वाला पर्सन उसको रिफाइन करके सेल आउट करता था, तो मैंने वो रिफाइन वाली कंपनी खुद से ख़रीद लिया. हमने दोनों ने आपस में मर्ज कर लिया. डिफरेंट सिचुएशंस है उसके लिए. ठीक है, तो दैट इज़ वेयर द ग्रोथ हैपन्स बाय मीटिंग द outside environment. Here growth takes place within the inside environment. Clear है? So after that, why we are doing the corporate restructuring? What are the reasons? So first is change in the strategy. कंपनी की स्ट्रैटेजी बदल गई. स्ट्रैटेजी बदलना मतलब जैसे वो पहले वर्क कर रही थी, जो उसका मेन मोटिव था, दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. पहले वो जैसे काम करना चाहती थी, जो भी उसका मोटिव था, दिस हैज़ चेंज. नाउ द वे दे वर डूइंग द वर्क, इट हैज़ कम्प्लीटली अंडरगोन. सो अब उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? दे नीड समवन टू जॉइन देम, सो दैट उनकी जो एक्चुअल अब का एम है, जो भी अब का ऑब्जेक्टिव है, जो भी अभी की स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर सके. स्ट्रैटेजीज इज़ बेसिकली लाइक लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे. तो लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे बदले हैं, तो उसके लिए वी नीड समवन टू support us. So for taking that support, we go out and maybe we buy some other company, we may work with some other company, maybe we work for a particular project with any company. So these all situations happen when there is a change in like strategy. Then second is lacking of profits. मेरी कंपनी को profits कम हो रहे हैं या losses में जा रही है. It has started taking like situation जहाँ पे उनको loss हो रहे हैं. तो अब loss हो रहा है तो what they will do? They'll find a way to cover it. So cover करने के लिए उन्हें क्या लग रहा है कि मुझे लॉस क्यों हो रहा है, कि शायद मैं पैसा क्या कर रही हूँ, पैकिंग कंपनी में लगा रही हूँ ज़्यादा. मेरी पैकेजिंग की कंपनी है जिससे मैं आउटसोर्स कर रही हूँ पैकेजिंग की सर्विसेज, मे बी मुझे वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है और मुझे क्या हो रहा है, लॉसेज होने स्टार्ट हो रहे हैं या कम प्रॉफिट हो रहा है.
तो उस सिचुएशन में व्हाट आई विल डू, आई विल बाय दैट कंपनी। मे बी मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं अपना कंपनी के इनसाइड ही पैकेजिंग स्टार्ट कर दूं, तो लेकिन वहाँ पे मैंने किसी और को एक्वायर या परचेज़ नहीं किया। बट अगर मैं उसी कंपनी को परचेज़ कर रही हूँ जो मेरे लिए पैकेजिंग कर रही है, या कोई और कंपनी को परचेज़ कर रही हूँ, लोगों को हायर करना इज़ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी। बट जहाँ पे मैं दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही हूँ, पूरी होल कंपनी को एक्वायर कर रही हूँ, तो दैट इज़ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट्स कम लग रहे थे किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर ये था कि मेरी कॉम्पिटिटिव कंपनी थी, इसलिए मुझे दोनों को प्राइजेस कम रखने पड़ रहे थे एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में। तो हमने कहा कि उस कॉम्पिटिशन के चलते चलते जहाँ पे हमें प्राइजेस कम करने पड़ रहे हैं और हमें लॉसेस हो रहे हैं, क्यों ना वी बोथ कम टुगेदर एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इट। तो उस केस में हमें प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा, कम भी नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट्स कम लग रहे थे एंड दे नीड एनी पर्टिकुलर ऑप्शन, एनी सॉल्यूशन फॉर जस्ट taking the help. Then cash flow requirement. What is the need है of the cash flow? Maybe I have assets but I don't have any cash in hand. Cash in hand बैंक बैलेंस मेरे पास नहीं है उस टाइम पे, या बहुत कम है, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? जो पैसे हमें बेसिकली चाहिए रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने के लिए, हमारी इमीडिएट परचेज के लिए जो भी हमें पैसे चाहिए, दैट इज़ लाइक वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, कैश फ्लो हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो उस केस में मुझे ऐसी कोई कंपनी चाहिए जो मेरी कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी, कैश लाएगी मेरे पास। सो एट दैट टाइम आई नीड इट। देन सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब पता है क्या होता है? ओके, इट इज़ लाइक 1 + 1 कितना होता है? बट हेयर द फिलोसफी इज 1 + 1 इज 11। इट स्टेट्स कि अगर इंडिविजुअल यूनिट्स हैं और आप उनका सम करते हो तो इट इज़ लाइक लेस देन द एक्चुअल कंपनीज व्हेन दे कंबाइंड टुगेदर। कि जैसे हमने वो पढ़ा है कि एकता में बल, ऐसा कुछ स्टेटमेंट थी ना, लाइक इकट्ठे रहोगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन लाइक बीइंग एन इंडिविजुअल यूनिट्स। तो यहाँ पे उसी पे फोकस है कि अगर आप इंडिविजुअल यूनिट्स रह रहे हो तो आपका सम कितना हो रहा था, 2 हो रहा था, बट अगर आप दोनों एक साथ मर्ज होगे तो यू विल बी इक्वल टू 11 नाउ। दिस इज़ द मेन लाइक फोकस ऑफ सिनर्जी। तो ना इसी से समझ आ गया कि अगर आप 1 + 1 होके 11 हो रहे हो तो आपकी जो पावर्स हैं, आपका सब कुछ है, वो क्या हो रहा है, इम्प्रूव। तो अकेले लड़ने से अच्छा, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आने से अच्छा, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कम टुगेदर एंड लाइक यूटिलाइज अवर पावर इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे, और उससे हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आ सकता है, प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, नाउ वी वांट टू like have a competition not only in India but outside the world also, कि मुझे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी अपनी ग्रोथ के ऑप्शंस चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन लाइक मर्ज विद अनदर कंपनीज मे बी हु आर लाइक डिलीवरिंग गुड्स टू दी वर्ल्ड वाइड, और एनी अदर कंपनी इन दी लाइक अब्रॉड और एनी अदर कंट्री जो मेरे साथ मर्ज होके मुझे वहाँ के बेनिफिट्स दे सकती है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो इंडिया में आके इंडिया के साथ मर्ज हो रही हैं बट स्टारबक्स ने क्या किसी के साथ मर्ज किया है? किसके साथ है? टाटा। अच्छा हाँ ठीक है, टाटा का मतलब लिखा हुआ आता है स्ट्रैटेजिक, हाँ उसी के नीचे ही लिखा हुआ है, लोगों के नीचे ही। हाँ, तो क्या हुआ ये कि उन्होंने बाहर आके दूसरी कंट्री में आके अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए लाइक ग्लोबल में कंपटीशन वाली सिचुएशन लाने के लिए व्हाट दे हैव डन, दे हैव लाइक टेकिंग अ company like merging with a company or start making any alliances with a company that is in that country only, कि जहाँ पे हमें ग्रो करना है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव चाहिए तो उसके लिए भी हमें नई टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होंगी, सब कुछ बेटर सिचुएशन में चाहिए होगा, ठीक है। देन सस्टेनेबल ग्रोथ, अगेन ग्रोथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे ग्रोथ मिले। तो हाउ कैन आई गो दैट?
लाइक अगर हम उसका कहेंगे तो इट विल बी लाइक इन दी सस्टेनेबल ग्रोथ। तो हमें ग्रोथ चाहिए, तो फॉर दैट वी नीड सम सिचुएशंस जहाँ पे हम ग्रो कर सके, जहाँ पे हमें लॉसेस ना हो, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, हमारा लाइक मार्केट शेयर बढ़े। मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा? जब हमारे पास कस्टमर्स ज़्यादा होंगे। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं अभी, तो दैट इज़ अवर मार्केट शेयर। तो हमें अगर चाहिए कि मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो, तो फॉर दैट आई नीड दिस सिचुएशन। सरप्लस कैश, it is again related to like cash flow requirements, but cash flow requirements में mainly हमारा था working capital वाला, कि हमारे पास अभी के खर्चे जो हमें रोज़ के लिए खर्चे चाहिए, that is our basic working capital, उसके लिए पैसे होने चाहिए। एंड यहाँ पे क्या बात हो रही है? सरप्लस कैश। सरप्लस कैश इज अ सिचुएशन लाइक इनफ कैश आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग दी वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल तो फुलफिल हो रही है बट स्टिल वी नीड सम मोर कैश। लाइक कुछ कैश इन हैंड हमेशा होना चाहिए जो फिक्स स्ट्रक्चर में है। मे बी कि अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो हमारे पास है कि हाँ हमें अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट में जाना है तो हम जा सकते हैं, तो फॉर दैट सिचुएशन वी नीड दैट सरप्लस कैश। देन इंक्रीज मार्केट पावर। मार्केट पावर कैसे आएगी? जब हमारा क्या है, बेसिकली शेयर इंक्रीज हो रहा है, मार्केट में शेयर इंक्रीज हो रहा है, अपने आप पावर बढ़ेगी। मार्केट शेयर मतलब मेरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, मेरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, मेरे पास अपने आप पावर ज़्यादा आती जा रही है। तो पावर ज़्यादा आने के लिए क्या होगा? मेरे को आई नीड सम लाइक बेस, कि जैसे मैं जिससे मैं अपना पावर बढ़ा सकूँ, जिससे मैं अपना शेयर बढ़ा सकूँ। तो वो शेयर इंक्रीज करने के लिए मे बी आई कैन लाइक मर्ज विद इन अनदर कंपनी जिसके पास बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। तो मेरे पास पहले 100 कस्टमर्स थे, उस कंपनी के पास 70 कस्टमर्स थे। नाउ वी हैव कम टुगेदर, सो वी हैव 170 कस्टमर्स। तो इससे मेरा मार्केट शेयर बढ़ा और मेरी पावर्स क्या हो गई? अल्टीमेटली बढ़ गई। बेटे अभी हम ये सिर्फ रीजंस है कि वाई दे आर लाइक कमिंग इनटू इट। अभी ये जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना सी आर स्ट्रैटेजीज के टाइप्स, देन वी आई विल गिव द एग्जांपल्स ऑफ लाइक आप इंक्रीज मार्केट पावर का कोई भी ऐसा एग्जांपल याद कर सकते हो कि जिससे उनका मार्केट शेयर बढ़ा हो आने से। लाइक पिक्सेल इज लाइक अ फोटो कैमरा कंपनी। कह सकते हैं हम, लाइक अभी अगर हम कहते हैं कि डिज्नी और हॉटस्टार का ही अगर हम देख लें तो उससे क्या हुआ कि हॉटस्टार के कस्टमर्स भी आए, डिज्नी जो थोड़े से बच्चों के नेटवर्क्स थे उनके भी हमारे कस्टमर्स बढ़ गए। तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे, एक ही लाइक चैनल पे एक ही सब्सक्रिप्शन लेके लोग क्या कर सकते हैं? दोनों चीज़ें देख सकते हैं। हॉटस्टार पे बड़े लोग मूवी सीरियल्स भी देख सकते हैं, एंड फॉर द किड्स वी ऑल्सो हैव सम कार्टून नेटवर्क सेक्शंस ऑल्सो। सो हेयर वी कैन से कि हाँ उनका मार्केट शेयर उससे बढ़ गया, और जब मार्केट शेयर बढ़ता है तो मार्केट में पावर हमारी अपने आप बढ़ जाती है, बिकॉज वी आर सुपीरियर नाउ। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज स्टैग्नेशन। अब हम कह सकते हैं स्टैग्नेशन में क्या है, बेसिकली हमारा मतलब कि लाइक वी आर एट अ सिचुएशन जहाँ पे हमें पहले लॉसेस हो रहे थे, वी हैव नॉट इनफ ऑफ एवरीथिंग, वी हैव नॉट इनफ ऑफ एवरीथिंग। सो अब हमने किसी के साथ मर्ज किया टू गेट लाइक इनफ ऑफ एवरीथिंग। जो नहीं था उसको गेन करने के लिए वी हैव कम टू दिस सिचुएशन। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई कंपनीज कम टुगेदर, व्हाई दे like share like come to share their power, share their profits. ठीक है, now types of corporate restructuring, कि कैसे कैसे कंपनीज अपने लाइक रीस्ट्रक्चर करती हैं अपने आप को। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर से क्या समझ आ रहा है? फाइनेंस को, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कम करके फाइनेंशियल बर्डन्स को कम कर सकती हैं, या फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ा सकती हैं। फाइनेंशियल बर्डन्स में हमारी कौन सी मेन चीज़ें आती हैं? हमें फाइनेंसेस कौन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं? मेनली दो सोर्सेज हैं हमारे पास, इक्विटी, डेट।
डिबेंचर्स, लोन, सब कुछ डेट में आ जाता है। जितने भी शेयर्स है, ओनर्स फंड है, प्रेफरेंसेस शेयर्स हैं, दैट ऑल कम्स इन दी इक्विटी। अब फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर में मैं क्या कर रही हूँ, अपना इन दोनों का जो प्रपोर्शन था उसको क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। कि पहले ये फॉर एग्जाम्पल 50-50 था, नाउ आई एम कमिंग टू दिस 70% और इसमें 30% जा रही हूँ, या इसका 70% और इसका 30% कर रहे हैं। सो हेयर वी आर लाइक चेंजिंग अवर फाइनेंशियल प्रपोर्शनेट, फाइनेंशियल प्रपोर्शनेट बदल रही है। देन ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? ऑपरेशन मतलब डूइंग अ वर्क, एक्चुअली में एक सिचुएशन में आना जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं मैंने वो काम बदला है। मे बी आई हैव एंटर्ड इनटू दी न्यू प्रोडक्ट लाइन कंपनी, कि मैंने ऐसी कंपनी के साथ मर्ज किया है जो न्यू प्रोडक्ट लाइन में जा रही है मेरे साथ। मैंने अपने कुछ भी ऐसे करा, लेकिन जो चेंज क्या आया, ऑपरेशनल लेवल पे, जहाँ पे एक्चुअली में वर्क हो रहा है वहाँ पे वो वाले लेवल पे चेंज आया। तो एक्चुअली टास्क जो मैं पहले कर रही थी उसमें कुछ चेंज है, दैट इज़ ऑपरेशनल लेवल। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? काइंड ऑफ, ठीक है, आपका नहीं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा होता है एक बेसिक हायरार्की क्या है। कंपनी सेंट्रलाइज्ड है, कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज समझ आता है क्या होता है? ठीक है, पावर सिर्फ सबके हाथ में, तो वो क्या होता है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? पावर सबके हाथ में है तो दैट इज डिसेंट्रलाइज। पावर किसी एक के हाथ में तो दैट इज सेंट्रलाइज। तो कंपनी का ये, तो ये चीज़ होगी। देन एक हायरार्की हो गई कि हायरार्की में कौन कहाँ पे था, कौन किसका ऑर्डर्स फॉलो करता था। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या आता है जब हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में आता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। पहले जिसके पास पावर थी अब उसके पास नहीं है, मे बी वो पावर बदल गई। ठीक है, क्योंकि नई कंपनी के साथ मर्ज हुए तो जो न्यू कंपनी के डायरेक्टर थे मे बी अब उनका से ज़्यादा होगा हमारे पुराने डायरेक्टर से। तो कुछ भी ऐसा हुआ, बट जो हमारी हायरार्की थी उसमें चेंज आया। काम में कोई चेंज नहीं आया है, यहाँ पे चेंज किस में आया है, हायरार्की वगैरह में। स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग। नाउ हियर कम्स द स्ट्रैटेजिक पार्ट, कि कंपनीज की स्ट्रैटेजीज बदल गई। तो उन्होंने यहाँ पे काम कैसे किया है, विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। देव aligned here, they have come together here for the different strategies. ठीक है। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट है? Shall I move to the next topic? Then next, this is types of CR strategies. कैसे मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है जिसमें मैं क्या करती हूँ, कंपनीज़ को एक साथ लेके आती हूँ या कंपनी को अलग अलग कर रही हूँ। सो इसमें फर्स्ट वन इज मर्जर। क्या समझ आता है मर्जर से? दो कंपनीज आपस में क्या कर रही हैं, मर्ज हो रही हैं, दे आर कम टुगेदर, दे आर फॉर्मिंग अ either a new company or like coming together and remain a entity of any one company. दो की है वो नहीं रहेगी। तो अब मर्जर हमारा दो तरीके से होता है, अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। क्या समझ आ रहा है एब्जॉर्प्शन से? एब्जॉर्ब हो रही है एक कंपनी, एब्जॉर्ब हो रही है मतलब ख़त्म हो रही है, कुछ भी ऐसे पार्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या था, दो कंपनीज थी, ए लिमिटेड और
B Limited. They have come in the एब्जॉर्प्शन पार्ट. तो एब्जॉर्प्शन पार्ट में क्या हुआ, ए ने बी को अगर एब्जॉर्ब किया है तो नाउ दे हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म ओनली ए लिमिटेड. बी चली गई. दे हैव एब्जॉर्ब्ड इनटू वन कंपनी ओनली. अमैलगमेशन में क्या है, दे बोथ हैव इक्वल से, दोनों कंपनीज टुगेदर आई ए एंड बी. नाउ द न्यू कंपनी इज ए बी लिमिटेड. लाइक मारुति सुजुकी, उनकी अपनी आइडेंटिटी एक नई कंपनी की बन गई है, तो दैट इज अमैलगमेशन. अगर सिर्फ एक ही कंपनी बिल्कुल दूसरे वाले को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वो नई कंपनी बन गई, उसको बिल्कुल ही ओवरटेक कर लिया, पार कर लिया, दैट इज़ अ एब्जॉर्प्शन पार्ट. देन सेकंड इज डीमर्जर. अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे. वी हैव लाइक टॉपिक्स जहाँ पे हम इन एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. तो अगर अभी कुछ लग भी रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो वी विल गो इन दैट फेज एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. डीमर्जर, क्या मर्जर के आगे हमने क्या किया, डी लगा दिया. दिस इज़ फॉर मेकिंग इट ऑपोजिट. ऑपोजिट बनाने के लिए कर दिया. क्या समझ आ रहा है ऑपोजिट से, जब कंपनीज जो एक साथ थी दे हैव सेपरेटेड, दे हैव डिवाइडेड. कि लाइक पहले में ए और बी फॉर्म हो गई थी सी. वी हैव दैट सी कंपनी एंड इट सेपरेटेड इनटू डी एंड ई पार्ट. यहाँ से आई तो इकट्ठी हुई, एक कंपनी बनी, तो दैट वाज मर्जर पार्ट. ये कंपनी स्प्लिट हो गई डिफरेंट कंपनीज में, तो दैट इज डी मर्जर. अब इसमें भी होता है कि स्पिन ऑफ्स हैं, स्प्लिट ऑफ्स या स्प्लिट अप्स हैं. स्पिन ऑफ स्प्लिट ऑफ्स एक ही बात है. उसमें क्या है, दो कंपनीज अलग अलग स्प्लिट हो रही हैं, बट स्टिल जो सी पार्ट है, सी की अपनी एग्जिस्टेंस रहेगी. डी और ई पार्ट में मर्ज हो गए, बट सी की अपनी एग्जिस्टेंस है, दैट इज स्पिन ऑफ या स्प्लिट ऑफ. वेयर एज अगर हमारा जो स्प्लिट अप है उसमें क्या है, ये बिल्कुल ही जो सी थी पेरेंट कंपनी थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई. डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के साथ, डिफरेंट इंडिविजुअलिटी के साथ आई, बट पहले वाले की क्या हो गई, जो उसकी अपनी पहचान थी पेरेंट कंपनी की, दैट हैज़ डिज़ोल्व्ड है. देन वी हैव द जॉइंट वेंचर्स. क्या होता है जॉइंट वेंचर का मतलब, साथ में काम करना. साथ में तो अब अगर मारुति सुजुकी भी साथ में काम कर रहे हैं, पेप्सी कोका कोला भी साथ में काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट वेंचर. तो जॉइंट वेंचर से हमें मतलब क्या समझ आ रहा है, साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कब, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दे आर वर्किंग टुगेदर. सो जॉइंट वेंचर में हमारा क्या आ जाता है, दे आर वर्किंग फॉर दी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली. वो साथ आए हैं लेकिन सिर्फ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, दे विल गेट दी सेपरेट ऑफ. और यहाँ पे जो दोनों कंपनीज़ हैं ए और बी, वो एक साथ उनको एक प्रोजेक्ट मिला है. ऐसे बहुत यूजुअली ये तब होता है जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं. गवर्नमेंट को कभी रोड्स बनाने के, हाईवेज़ बनाने के प्रोजेक्ट्स देने होते हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या एक कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, मे बी उन्हें लग रहा कि सूट कर रही है, तो उन्होंने कोई दो कंपनीज़ को एक साथ टास्क एलोकेट किया. इस केस में ए और बी कंपनी सेपरेटली काम कर रही हैं. अपना जो ए का काम था वो ए अपना काम कर रही है, जो बी का काम था बी इज़ डूइंग देयर टास्क, देयर इंडिविजुअल वर्क ओनली. बट एक सिचुएशन कहाँ आ रही है जहाँ पे वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, फिर सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए. कंपनी ए का अपना काम साथ में चल रहा है, बी का अपना अलग चल रहा है, बट सिमिलरली एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कंप्लीटिंग अ टास्क गिवन टू देम, दैट इज जॉइंट वेंचर. यहाँ पे वो अपने सिर्फ मर्जर है या डी मर्जर है, उनके सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, क्योंकि अब एक ही कंपनी बन गई है. बट जॉइंट वेंचर में क्या है, वो सिर्फ वही लिमिटेड स्किल्स और रिसोर्सेज को लेके आएंगे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे सिर्फ जो रिसोर्स चाहिए, जो स्किल चाहिए, मैं सिर्फ वही लेके आऊँगी.
मेरे पास 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैं तीनों नहीं उठा के लेके आऊँगी, मैं सिर्फ वो लेके आऊँगी जो मुझे उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी फॉर दैट प्रोजेक्ट ओनली. So we are coming together for a particular project for a particular time period and bringing only that skill and technology that is required to complete that project. And once that project is completed, we will separate off. Strategic alliances. Sorry? बहुत सारी कंपनीज़ हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए करती हैं. कोई कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ बेसिकली सबसे ज़्यादा करती हैं कि कोई बड़ी बिल्डिंग है जो जल्दी बनानी है, कुछ भी ऐसा जल्दी एरिया है, आपका मे बी आर्किटेक्ट अच्छा है और सामने वाली कंपनी का बनाने का वे ऑफ अच्छा है, तो मतलब कुछ भी ऐसा है तो एक सिंगल कंपनी आप 2 को प्रोजेक्ट दे रही है. जैसे हमने वो बैंड बाजा बारात मूवी देख रखी थी, देखिए सबने, वो लास्ट में क्या बोलते हैं कि आप दोनों अच्छा काम साथ में ही करते हो तभी हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, अगर आप दोनों क्या करोगे साथ में काम करोगे तो दैट एट दैट टाइम व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, दैट इज आवर जॉइंट वेंचर. देन स्ट्रैटेजिक अलायंसेस. Alliances are made but for a strategy, that is our long term goal. मेरा long term goal क्या है? अगर कोई भी ऐसी 2 कंपनीज है जिनका long term गोल एक ही है तो they will make a alliances to achieve that goal. कि अब आपकी क्लास में ही कोई 2 फ्रेंडशिप इसलिए हुई कि आप भी बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, वो भी अच्छा पढ़ने वाले थे, या आपने भी CA करना था, उसने भी CA करना था, तो आपने कहा कि हम दोनों इकट्ठे ही पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इकट्ठे ही आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, कोर्सेज ढूंढे, क्लासेस ढूंढी कि कहाँ से हम क्लासेस ले सकते हैं. सो गोल इज़ टू बिकम अ CA हेयर. सो फॉर दैट अचीविंग दैट गोल यू कम टुगेदर एंड यू हैव लाइक वर्क टुगेदर टू fulfill that. That is strategic alliances for achieving any long term goal when you come together. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो गोल पूरा होने के बाद आप अलग हो जाओगे या नहीं. दैट वॉज इन जॉइंट वेंचर की, वो प्रोजेक्ट फुलफिल होगा और आप ख़त्म हो जाएगा आपका फ्रेंडशिप, बट नहीं, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में वो चीज़ नहीं है. यू आर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, बट वो आपके ऊपर है कि आफ्टर अचीविंग दैट स्ट्रैटेजीज आर यू कम टुगेदर ओनली और नो. मे बी आप उसके बाद भी साथ हो, अगर आपको एक CA की फॉर्म, आपने कहा हम CA की फॉर्म एक साथ खोल लेंगे, तो एट दैट सिचुएशन यू आर आफ्टर बिकमिंग CA यू आर ऑल्सो टुगेदर. बट अगर आप लोग अलग अलग जॉब्स करें तो मे बी यू कैन गो सेपरेट. ठीक है. देन कंसोलिडेशन. लाइक कंसोलिडेशन इज मोस्टली इन द केस ऑफ शेयर अ कंपनी हैविंग शेयर्स, लाइक इट इज़ मोस्टली इन द केस ऑफ कंपनीज ओनली, जिसके पास क्या है, शेयर्स हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं. इस केस में क्या होता है, कंसोलिडेशन के केस में आप अपनी शेयर की मार्केट वैल्यू को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं. 100 शेयर्स थे पहले आपके एक कंपनी में, शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, कितने टोटल आपकी वर्थ हो गई वहाँ पे 1000 रुपीज़. 100 आपके शेयर्स थे, शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी. नाउ दे हैव स्प्लिटेड दी शेयर अमाउंट, या उन्होंने क्या किया, ये 10 रुपीज़ को क्या करा, डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दिया विद लाइक स्प्लिट ऑफ चला गया आपका 1:5 की रेशियो में. 1:5 की रेशियो में गया तो शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा. तो शेयर का प्राइस कितना हो गया 50 रुपीज़. आपके तो अभी यही 1000 रुपीज़ थे, अभी आपने तो इंक्रीज़ नहीं किया अपना शेयर, तो जब यहाँ 5 टाइम्स हुआ तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिवाइड बाय 5 टाइम्स हो जाएगा. तो अब उसी 1000 रुपीज़ में आपके कंपनी में शेयर्स कितने हो गए, 20 शेयर्स हो गए. अमाउंट इज़ नाउ टोटल अगेन इज़ 1000 ओनली. देखा है कभी मार्केट शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, अगर शेयर एक शेयर स्प्लिट हो रहा है, शेयर प्राइस स्प्लिट होता है, शेयर स्प्लिट अलग अलग सिचुएशंस है, किसी में शेयर स्प्लिट हो रहा है, किसी में लाइक प्राइस स्प्लिट हो रहा है. प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका प्राइस बढ़ गया पहले से. फिर प्राइस नॉट इन दैट सिचुएशन, बट आपने अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ाया. कंपनी को मे भी बहुत टाइम हो गया था जब आपने शेयर मार्केट जब आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी स्टार्ट करी थी 1990 में, 1980 में, तब आपने एक शेयर का प्राइस रखा था 10 रुपये. अब आपको लग रहा है कि मेरी कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि उसकी नेट वर्थ इज़ नाउ नॉट इतना लेस कि मैं उसके प्राइस को क्या रखूँ, 10 रुपये रखूँ.
तो आपने उसकी जो वर्थ थी, एक्चुअल उसका फेस वैल्यू थी, उसी को चेंज करना चाहा, तो आपने उसको 5 टाइम्स किया, तो आपकी जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे वो क्या हो जाएंगे, 5 टाइम्स से डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज किसी ने पैसा नहीं दिया। अगर आप एक शेयर को स्प्लिट कर रहे हो तो उस केस में अगर आपके बेटा मतलब स्प्लिट तो प्राइस ही होता है, अगर आपका इसमें आपने प्राइस बढ़ा दिया था, इसमें आपने 100 रुपये को क्या किया 5 टाइम्स में डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू क्या हो गई 20-20 रुपये हो गई शेयर की। बट ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है जिसमें कंपनी प्राइसेस को कम करती है, कंपनी हमेशा वैल्यू को बढ़ाती है, कम बहुत रेयर होता है। तो मतलब ऐसी वाली सिचुएशन बहुत रेयर आती है, तो दिस इज़ कंसोलिडेशन, जहाँ पे हम कम कर रहे हैं, हमारी नेटवर्थ अनचेंज रह रही है, बट हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स, लाइक नंबर ऑफ़ शेयर्स से हमारा क्या मतलब हो रहा है, हमारी पावर इन दी कंपनी। तो यहाँ पे हमारी कंपनी की पावर चेंज हो रही है कि पहले मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स थे और अब मेरे पास सिर्फ उसके 20 शेयर्स आ गए। तो इसमें मेरे जो राइट्स है कंपनी में, जो मेरा कंपनी में मेजॉरिटी शेयर था, मेजॉरिटी स्टेक था, वो क्या हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ कंसोलिडेशन कि लाइक इट इज़ काइंड ऑफ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, जहाँ पे मैं फाइनेंशियल वे में रीस्ट्रक्चर कर रही हूँ। एंड लास्ट इज़ अवर डिसइन्वेस्टमेंट। पढ़ा है डिसइन्वेस्टमेंट? हमारी 1991 की कोई 3 पॉलिसीज़ थी, LPG, उसमें से P का मतलब क्या था, प्राइवेटाइजेशन। क्या मतलब था उसका, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपने शेयर को पब्लिक कंपनी में सेल कर, प्राइवेट कंपनीज को सेल कर रही थी। तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। इट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज सेलिंग ऑफ देयर शेयर्स टू दी जनरल पब्लिक। ठीक है, डिसइन्वेस्ट कर रही है कंपनी, अपने शेयर्स को क्या, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को क्या कर रही है, बेच रही है। मे बी वो बिल्कुल प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर रही है अपने शेयर्स, पूरी अपने उन्होंने कंपनी बेच दी किसी को, मे बी ओनर वही रहेंगे बट कंपनी को चलाने के लिए कोई और पर्सन आ जाएंगे कि चला कोई और रहा है। तो जिस भी केस में गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर रही है और प्राइवेट को स्टेक दे रही है, तो दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मर्जर से, इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे ये सबको। विद इन 5 minutes आई जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक। ओके।